बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं आज के दिन में और उसकी वजह से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बहुत इंतजाम किए गए। बहुत सारे रास्ते बंद हैं, बहुत सारे दफातर जो हैं वो उन्हें बंद रखा जाएगा। वजह यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई गैर मुल्की आता है तो हमारे यहाँ पे बड़ी मुसीबत बन जाती है। सिक्योरिटी के बड़े सीरियस मसाइल हैं, दहशतगर्दी लगातार हो रही है और इस बात का खतरा रहता है कि कोई दहशतगर्दी का वाकया ना हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से किसी को मनाकर पाकिस्तान में लाया जाता है। सरमायाकारी पाकिस्तान से जा रही है। अब ईरानी सदर आ रहे हैं, मेन मकसद उनके आने का क्या है? दो तीन चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि देखें ना, मुलाकात के लिए खाली तो उन्होंने आना नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल भी गए, वो भी जाकर मिले। शहबाज शरीफ की भी माजी में मुलाकात हुई, इसी तरह मोहसिन नकवी गए, वो भी पैगाम रसानी करके आए। तो कुछ चीजें जो है वो मिलकर ईरानी सदर को भी बतानी है। देखें, जो एपिसोड हुआ स्विट्जरलैंड में, उसमें पाकिस्तान को उनकी मेहनत का सिला नहीं मिला। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह था, या पाकिस्तान के मौजूदा रजीम का, कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को एक तस्वीर और एक वीडियो की तलाश थी, जो उनका हक बनता था। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, भाग दौड़ की है, चक्कर लगाए मुमालिक के, बहुत टाइम और बहुत पैसा भी लगाया, बड़ी कोशिश की उन्होंने, और अमेरिकन की फेस सेविंग के लिए बड़ा जोर लगाया, बड़ी मेहनत की। तो उनका यह हक बनता था कि एक तस्वीर ऐसी बन जाती जिसमें वो मिडिल में खड़े हुए होते और दोनों लोग उनकी तारीफ करते, और इस तरह वो पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बनाते कि हम तो बहुत कामयाब है, हमने बड़ी शानदार डिप्लोमेसी की है, तो पाकिस्तान के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बड़ा एहतराम हो रहा है हम दो लोगों की वजह से। हालांकि इनकी जगह कोई और भी वजीर आजम होता या सदर होता, उसको यह मौका मिल जाता, क्योंकि अमेरिकन को फेस सेविंग चाहिए थी। पाकिस्तान एक अच्छी ऑप्शन के तौर पर यहां पर मौजूद था और फील्ड मार्शल ने अपनी वफादारी का और हमायत का यकीन भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से दिला रखा है। तो अब ईरानी सदर आ रहे हैं, वो तस्वीर जो ना बन पाई, ये एक तरह से उसकी कंपनसेशन हो जाएगी। ईरानी सदर यहां पे आएंगे, क्योंकि देखें इराकची वगैरह जो है, कालीबाफ, वो गए हैं वहां पे कतर में, और जो मुज़ाकराती टीमें हैं वो मुज़ाकरात भी कर रही हैं। पीर वाले दिन एक और दौर होगा मुज़ाकरात का। अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात चलते रहेंगे। उन दोनों ममालिक ने चीजें तय करनी है, वो अपनी अपनी चीजें तय करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ती जाएगी। वो तस्वीर नहीं बन पाई, उसकी कुछ कंपनसेशन जो है वो इस्लामाबाद में आने के बाद ईरानी सदर करेंगे और वो पैगामात भी लेकर आएंगे। यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, वो इन मुज़ाकरात और एमओयू के कोई इतने बड़े हामी नहीं है, बल्कि वो इसकी मुखालफत कर रहे थे। अब उनकी जो रेड लाइंस हैं वो पाकिस्तान को बताई जाएगी कि फलां फलां हमारी रेड लाइन है और इसके अलावा जो है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इन चीजों के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है। और वो पहले भी उन्होंने बताई है, पाकिस्तान को और कन्वे किया जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान को ये तो फायदा होगा ना कि हमने इतनी मेहनत की है, तो कम से कम ईरानी सदर आए और वो आके इस बात को रिकॉग्नाइज करें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुज़िश्ता रात ट्वीट किए, या जो दिन गुजरा अमेरिका का, उसमें जो ट्वीट किए वो काफी नरम नरम ट्वीट्स थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जिस तरह से बहुत गर्मी दिखाई अपने बयानात में, या ईरान को धमकी दी कि वो दोबारा से हमला करेगा, ईरान को बहुत बुरी तरह से मारेगा, या इस किस्म की जो चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने की, वो तब तक की जब तक के जेडी वेंस मौजूद थे स्विट्जरलैंड में। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि कोई और इस सुलह का क्रेडिट ले, या इन मुज़ाकरात का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी और को मिले। तो ईरानी वफद कल नाराज भी हो गया। उन्होंने कहा, देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बदतमीजी वाली ट्वीट की है, इतनी सख्त बातें वो कर रहे हैं, तो हम ऐसे माहौल में एक अच्छे जेस्चर वाली तस्वीर कैसे बना सकते हैं? फिर इतना कत्लेआम हुआ, उसके बाद हम आपके साथ मुस्कुराते चेहरों के साथ इकट्ठे तस्वीर नहीं बना सकते, बैठ के मामला को हल करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो इसराइल लगातार लबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी ईरानियों की रेड लाइन है, और वो अब पाकिस्तान को भी बताई गई और उन्होंने अमेरिकन को भी इसके बारे में बताया। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह सूट करता है कि अमेरिका की कोई और टीम डोनाल्ड ट्रंप के अलावा ईरानी सदर के साथ या उनके बड़ों के साथ ना बैठे फ्यूचर में, क्योंकि देखें, डोनाल्ड ट्रंप इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि वो ये चाहेंगे कि उनकी मुलाकात मुश्तबा खामनाई के साथ हो। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह चुके हैं। वो ईरान के सदर से भी मिलना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप बातें खुद कर चुके हैं कि वो ईरानी क़यादत के साथ बैठने को तैयार हैं। तो ये जब लड़ाई का सारा क्रेडिट या उसका मलबा डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ रहा है, तो मुज़ाकरात और सुलह के मामलात का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप किसी और को कैसे लेने दे सकते हैं, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। फिर वो बहुत बड़े सियासतदान है, उनके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे दिमाग काम करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त ट्वीट दिए, उसके बाद ईरानियों ने कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई जो पाकिस्तानी भी चाह रहे थे बन जाए और अमेरिकन को भी चाहिए थी।
खासतौर पे जेडी वेंस को एक कामयाबी के तौर पे इसको देख सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ने, वो दिन गुजर गया, जेडी वेंस वहां से निकल गए, पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में आ गए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नरम नरम ट्वीट किए सारा दिन, वो हम देखते रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी आपने हुर्मुज़ खुली है, ये बड़ी अच्छी बात है, मैकेनिज्म बना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी ईरान को जो पैसा दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा। दो कामयाबियां ईरान ने हासिल की हैं स्विट्जरलैंड के अंदर। नंबर एक, ईरान को तेल की तिजारत का एक इजाजतनामा मिल गया 60 दिन के लिए। ईरान तेल सप्लाई कर सकता है, शुमाली कोरिया को नहीं कर सकेगा, क्यूबा को नहीं कर सकेगा कि इनके साथ अमेरिका का पंगा प्रॉब्लम है। बाकी ईरान सारी दुनिया को तेल सप्लाई कर सकता है। तो ये ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को सस्ता तेल मैसर आ जाएगा। और पाकिस्तान को तो वैसे मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए कि सस्ते नर्क के ऊपर तेल फराहम करे और पाकिस्तान को एक अलग ऑफर करे जो वो पूरी दुनिया को नहीं कर रहा। यानी दुनिया को अगर ईरान तेल दे रहा है $100 का, फर्ज करें, तो पाकिस्तान को $60-70 का देना चाहिए। एक अच्छी ऑफर पाकिस्तान को मिलनी चाहिए ईरान की जानिब से। मैं ये तवक्को करता हूं ताकि पाकिस्तानी कौम को फायदा हो। देखें, ये रिजीम तो चोरी डकैती के साथ आया हुआ है, जाली लोग हैं, ये आज हुक्मरान है कल नहीं होंगे। ईरान भी यहीं पे रहेगा, पाकिस्तान भी यहीं पे रहेगा और दोनों ममालिक आपस में हमसाये बन के रहेंगे। तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और दोनों ममालिक की अवाम का फायदा होना चाहिए। बहरहाल ये चीजें भी आगे बढ़ेंगी। एक तो उन्होंने ये किया, दूसरा उनका $12 अरब ये कालीबाफ के मुताबिक उसका मैकेनिज्म तैयार हो गया है कि पहले मरहले में जो $12 अरब है ईरान का, वो उन्हें मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, $12 अरब अगर उन्हें मिल जाता है तो। और इससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में उनको बहुत मदद मिलेगी। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि 1 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने, यानी तमाम जजेस ने बैठकर मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था। लेकिन उस वक्त फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। काजी फायदी साहब चीफ जस्टिस थे, पूरा जोर लगाने के बावजूद वो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करवाने में नाकाम रहे और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया लेकिन इसके बावजूद आ गया। और फिर कुछ टाउट्स है, उन्होंने आकर टीवी चैनल पे बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस फैसले पर अमल दरामद हो, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था, लिहाजा अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया और दोबारा से आईनी बेंच बनाया गया, पूरी अदलिया का स्ट्रक्चर बदल दिया गया उसके बाद, और यह फैसला किया गया कि हम अपनी अदलिया लेकर आएंगे। और फिर अपनी मर्जी के बेंच बनाए गए, आईनी बेंच जो है उनको तश्कील दिया गया और बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में की गई। उसके बाद दोबारा से मखसूस नशिस्तों का केस लगा और फैसला फिर एस्टेब्लिशमेंट के हक में आ गया। वो फैसला जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 1 साल तक अमल दरामद नहीं किया, उस फैसले पे जैसे ही अदालत ने अनाउंस किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फैसले पर अमल दरामद कर दिया। और जैसे ही मर्जी का फैसला है, जैसे रेडियां नहीं बांटते, जैसे माले गनीमत बांटा जाता है, बिल्कुल वैसे इन्होंने फटाफट फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया। हालांकि अभी 2 जजेस के दस्तखत भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमें जो फैसले की कॉपी दी जाए, तो कॉपी नहीं दी गई थी। अभी 2 जजेस हैं, उनके दस्तखत भी नहीं है और अभी तो तफसीली फैसला भी नहीं आया। और फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहां पर फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा ने एक बात साबित की है, कि अगर आप ढीठ हो जाएं और आप ये तय कर लें कि आपने 2 नंबरी करनी है और एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी करनी है और आप किसी इंसाफ को, किसी कानून को, किसी आइन को ना माने, तो आप किस तरह की एक किरदार के हामिल होते हैं वो उन्होंने दिखा दिया, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि जनाब ये वो कैरेक्टर होता है जो आइन में नहीं मानता, कानून में नहीं मानता, इंसाफ में नहीं मानता, किसी लॉजिक को नहीं मानता, वो सिर्फ अंधाधुंध मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की जो है वो तामील करता है। और यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया और उनकी जो दुनियावी कामयाबी है उसकी वजह भी यही है। देखिए, करोड़ों लोगों के साथ इन्होंने बेईमानी की है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखें बात, ये तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी तो उनकी उम्र का वो हिस्सा चल रहा है जिसके बाद बंदा अल्लाह मियां के पास चला जाता है। वैसे जाना तो हम सब ने है, लेकिन जरा वो ये सोचे कि जो आदमी किसी का हक मारे उसके साथ रोजे क़यामत क्या होता है, जरा कुरान पाक निकाल के पढ़ ले। और उन्होंने पूरी कौम का हक मारा है, करोड़ों लोगों से उनका हक छीना है, उनकी हक तलफी की है और बेईमानी की है। दयानतदारी का तकादा था उनके ओहदे से, लेकिन उन्होंने खयानत की है। जो लोग खाइन होते हैं, खयानत करते हैं, उनके साथ रोजे क़यामत क्या होगा जरा वो पढ़ लें। वक्त करीब है, उन्हें पता चल जाएगा
कि करोड़ों लोगों के साथ उन्होंने किया, वो एक आधे बंदे के साथ भी कर देता है, 2 बंदों के साथ कर देता है, जाके माफी भी मांग लेता है। यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी कौम के साथ ही बदज्यादती कर दी है, जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा जाएगा, वहां इनका भी पकड़ा जाएगा, और ये होना है, और इन्हें इस बात का पता भी है। ये सब जानते हैं, कोई बेवकूफ नहीं है, बस सिर्फ इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने एक एहतजाज किया, और ख्वाजा आसिफ का एहतजाज आप देखें, बड़ा मासूम एहतजाज है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में और माली मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उसकी मरहूने मिन्नत है। ये जनाब ख्वाजा आसिफ ने 11 जून को कहा था जब बजट आ रहा था, और ये तनख्वाहें बढ़ा रहे थे अंधाधुन। इन्होंने काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, MNS की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, ये जो 4 नाम लिए इनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं। पंजाब में भी यही किया इन्होंने वफाक में भी यही किया। अब ख्वाजा आसिफ का लेटेस्ट इसके ऊपर आया, ये माली फहाशी का सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू होता है। ये नोटिफिकेशन का हिस्सा है, यानी ये तनख्वाहें जो मिलनी है और मुराद जो मिलनी है, ये 1 जनवरी 2025 से मिलनी है। पिछले 6 महीने की भी इनको दी जाएंगी। कौमी खजाने के इस्तेहसाल की ये इंतहा है। 1 या 2 अशखास अपने ओहदों की निस्बत से अपनी माहाना तनख्वाह और अलाउंसेज एक MNA से 4 गुना बढ़ा लें और जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दें। कौमी असम्बली के इदारे की कदर मंजिलत का ख्याल इसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो सब फ्रॉड है। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर है, ये काबीना में करने वाली बात को सोशल मीडिया में क्यों करते हैं? सोचा कभी आपने? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं। जनाब मैं तो उस टाइम भी मना कर रहा सी ना करना। ये ख्वाजा आसिफ जो रिमके ये ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं ना, या स्टेटमेंट देते रहते हैं, ये इसलिए देते रहते हैं कि कल को इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को भी बुरा भला कहना है। जैसे आजकल जनरल बाजवा को गालियां देते हैं, जनरल बाजवा के ऊपर सारे इल्जाम लगाते हैं कि जनरल बाजवा ने इतनी घटिया सियासत की कि हमने सारी जिंदगी कभी सोची भी नहीं। कल जनरल आसिम मुनीर के बारे में इन्होंने यही कहना है, और उस वक्त इन्होंने ये ट्वीट निकाल के देखे जब आसिम मुनीर था ना, तब भी हम ये बात कर रहे थे। ये बारीक वारदात डाल रहे ख्वाजा आसिफ। हालांकि ख्वाजा आसिफ को इस वक्त अपनी औकात का पता है, उनको आइडिया है। वो DGISP यार, वो बेचारे जब टीवी के ऊपर आते हैं, किसी चैनल पे आते हैं, जनरल अहमद शरीफ, वो कहते हैं इंटरव्यू देते हुए कि दुहाइयां दे रहे होते हैं कि यार हमारा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, फौज सियासत नहीं कर रही है, हमें सियासत और दीगर उमूर के अंदर मत घसीटो। वो ये तरले मिन्नत कर रहे होते हैं हर मीडिया के ऊपर बैठ के, जब भी उन्हें मौका मिलता है। वो बेचारा दिन रात में लगा के एक बयानियां बनाते हैं DGISP यार, और उनका बॉस, बिग बॉस ख्वाजा आसिफ, यानी आईनी तौर पे बिग बॉस है, वैसे तो औकात एक अर्दली वाली है, सभी जानते हैं। तो ख्वाजा आसिफ अगले दिन सारा बयानिया वाड़ के रख देता है। ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं जनाब, 2-4 टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, बाई डिजाइन आते हैं, एकदम नाजिल होते हैं। 2-4-5 बंदे इन्होंने रखे हुए, आके उनको इंटरव्यू दे देते हैं, और इंटरव्यू देते हुए बताते हैं जनाब वो तो झूठ बोल रहे हैं DGISP यार। उनका नाम नहीं लेते, जरूरत नहीं है ना, ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको झूठा साबित करके चले जाते हैं कि पाकिस्तान में कोई आईनी जमहूरियत नहीं है, फौज ही मिलजुल कर मुल्क चला रही है, और ये एक हाइब्रिड निजाम है। ये ख्वाजा आसिफ आकर हर दूसरे दिन गवाही देकर चले जाते हैं, और फौज बेचारी अपना बयानिया बनाती है, ये अपना बयानिया उनका खराब कर देते हैं। मामला पता है क्या है? ये कल कला को अपने लिए मार्जिन रख रहे हैं कि जब नवाज शरीफ को दोबारा इनकलाबी होने का दौरा पड़ेगा तो उस वक्त क्या किया जाएगा, उस वक्त किस तरीके से खेल खेला जाएगा। अभी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद चौधरी निसार अली खान जो है वो कोई किरदार अदा करने वाले आने वाले दिनों में अपोजिशन और हुकूमत के बीच में। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की नीयत कोई नहीं है। ये सारा कुछ हुकूमत ने नहीं करना, अपोजिशन ने नहीं करना। ये एस्टेब्लिशमेंट पे जब दबाव आएगा, जब एस्टेब्लिशमेंट दबाव महसूस करेगी, जब एस्टेब्लिशमेंट अवाम के नरगे में आएगी और अवाम के काबू में आएगी, और एस्टेब्लिशमेंट, आप जितनी मर्जी गालियां दें सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक एस्टेब्लिशमेंट को आप नहीं पकड़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को काबू नहीं करेंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, तब तक इंसाफ नहीं होगा। जो मर्जी बंदा बीच में डाल ले। बहरहाल ये खबरें फैलाई जा रही हैं या आ रही हैं, आने वाले दिनों में इनके बारे में भी पता चल जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब जनाब रोजाना की बुनियाद पे बयानियां वाड़ के रख